Jai Hind students, welcome to online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey and I am going to start the topics which was left in the previous video. So in the previous video we have discussed about trophic level, energy pathway and ecological pyramid, okay? And now we are going to start the topics which was rest. So let's start. So students, we have completed up to this trophic level. Then after another topic was ecological pyramids. Okay, these things we have already discussed, and now we are going to discuss interdependence between organism. So first of all, we will discuss that what is interdependence and what is interdependence between organism. बेसिकली इंटरडिपेंडेंस मीन्स होता है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना. ओके, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना. जैसे मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमें आपसे ज़रूरत है, आपको हमसे ज़रूरत है, हमको आपसे ज़रूरत है. अगर इस तरह की कंडीशन है तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है. ओके, सो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है. आप मोटे तौर पे एग्जांपल ले सकते हैं कि आप ह्यूमन हैं, आपको मिल्क चाहिए, तो आप क्या करते हैं, एनिमल्स को, अदर एनिमल्स को, आप डोमेस्टिक एनिमल्स को आप पालते हैं, गाय को, भैंस को आप पालते हैं, उनको आप घास खिलाते हैं और उनसे आप मिल्क ले रहे हैं. सो दिस इज़ समवॉट इंटरडिपेंडेंस. सो ये तो हमारा इंटरडिपेंडेंस. अगर हमें मिल्क ना मिले तो भी हम सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं वो एक दूसरे पे इस तरह से इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि उनका जो लाइफ है वो ही नहीं बढ़िया से चल पाता है. तो वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. मतलब एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना और साथ में रहना, यही चीज़ हम इस इंटरडिपेंडेंस में पढ़ेंगे. लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर डिफरेंट पर्पस. मैंने बताया, मिल्क का एग्जांपल दिया. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली हम मिल्क के लिए काऊ पे डिपेंडेंट हैं. ऐसे ही कहीं ना कहीं अगर फूड चेन का ही एग्जांपल आप देखेंगे, ग्रास है, आप सोच रहे हैं घास तो हम खाते नहीं हैं, लेकिन घास गाय खा रही है, गाय उससे हमें दूध दे रही है, मतलब हम इनडायरेक्टली भी घास पे डिपेंडेंट है. ग्रीन ट्रीज़ पे हम डिपेंडेंट है. क्यों डिपेंडेंट है, किस तरह से डिपेंडेंट है? क्योंकि हमें उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं. हम पेड़ों पे डिपेंडेंट है. फूड ग्रेन्स हम कहाँ से ले रहे हैं, हम पेड़ों से ले रहे हैं. मतलब हम टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट है अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड. यस, they depend on each other for food. Grasshopper feed on grass and lizard feed on grasshopper. आप देख रहे हैं ग्रासहॉपर ग्रास को खा रहा है और लिजर्ड ग्रासहॉपर को खा रही है. ओके, सो क्या है, अगर देखा जाए लिजर्ड ग्रास पे ही तो डिपेंडेंट है. अगर लिजर्ड है, उसको फूड चाहिए, उसको ग्रासहॉपर खाना है, तो जब तक घास नहीं होगी तब तक ग्रासहॉपर नहीं होगा. ग्रासहॉपर नहीं होगा तो लिजर्ड का सर्वाइवल कैसे होगा? मतलब कहीं ना कहीं फूड चेन जो है एक कनेक्शन शो करता है हमें कि कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं. सो वी हैव टू रीड दैट फूड चेन आर द कनेक्शन बिटवीन विच शोज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड. फूड चेन एंड फूड वेब इन नेचर मेंटेन्स अ बैलेंस इन इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, if there will be too many herbivores, then population of plant or trees will decrease and the balance will be disturbed. Yes, example आप देखेंगे, अगर plants हैं और अगर herbivores की नंबर बहुत ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, herbivores ज़्यादा होंगे तो वो plants का फीडिंग बहुत जल्दी करेंगे, बहुत ज़्यादा तो मात्रा में करेंगे और
ग्रास की, प्लांट्स की कमी हो जाएगी इन्वायरमेंट में। इसलिए नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर्बीवोर्स के ऊपर कार्निवोर्स उनको फीड करने के लिए हैं। ओके, सो एक बैलेंस बना होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में और वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, food chains and food webs in nature maintain a balance in ecosystem. I have told you, for example, if there will be too many herbivores, then population of plants or trees will decrease and the balance will be disturbed. Already discussed. Now, similarly, if there will be more carnivores or the population of tigers and lion increase, then the population of herbivores or other animals will decrease to a larger extent. आप देखते होंगे in comparison to plants, herbivores कम होते हैं और अगर देखा जाए कार्निवोर आप पूरे इंडिया में आप ढूंढेंगे तो आपको 200-250-400 शेर मिलेंगे सिर्फ। मतलब कार्निवोर्स की नंबर हमेशा हार्बीवोर से कम होती है। ओके, सो ये किस लिए होता है? ये एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने के लिए होता है। अगर कार्निवोर्स, आप सोच लीजिए कार्निवोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो हार्बीवोर्स को जीने ही नहीं देंगे। इनफैक्ट अब देखेंगे आप जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, प्लांट सूख रहे हैं, प्लांट का कटिंग हो रहा है, वैसे वैसे तेंदुआ शहर में घुस आया, ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो दिस इज़ व्हाट, जब नेचर के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो नेचर हमारे साथ खिलवाड़ करती है, यही कंडीशन होती है। सो मतलब नेचर अपना बैलेंस बना के रखती है हर लेवल पे, हर ट्रॉफिक लेवल पे नेचर एक बैलेंस बना के रखती है। ओके, सो दिस इज़ वाई द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट टू मेक द बैलेंस इन नेचर। यस, ऑलरेडी डिस्कस्ड. Based on the interaction and dependency between the organism, there exist different kind of associations such as symbiosis, parasitism and predation. क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्शन में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो यहाँ पे हम इंटरैक्शन और प्लांट्स एनिमल्स की डिपेंडेंसी जो है हम देखेंगे। उसके लिए थ्री मेन थिंग्स हैं, मेन चीज़ें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सिम्बायोसिस, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म लिव इन एन इंटीमेट एसोसिएशन विद द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या होता है सिम्बायोसिस में? क्या होता है, दो इंडिविजुअल हैं, दो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे लाइकेन्स। लाइकेन एक ऐसा चीज़ है, इसमें क्या होता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। एल्गी और फंजाई का ये एसोसिएशन है। एल्गी क्या होती है आप जानते होंगे, एल्गी जो होती है, काई जिसको हम बोलते हैं, एल्गी क्या करती है, फूड का प्रोडक्शन करती, क्योंकि एल्गी हैज़ क्लोरोफिल। ओके, एल्गी आप देखते होंगे नदी में, तालाब में ऊपर ग्रीन ग्रीन तैरता रहता है, वो एल्गी होता है। एल्गी ग्रीन ग्रीन है यानी क्लोरोफिल है उसके अंदर। मीन्स एल्गी क्या करती है, क्लोरोफिल के थ्रू, सनलाइट के थ्रू फूड का प्रोडक्शन करती है। ओके, मतलब एल्गी ने फूड का प्रोडक्शन किया। और फंगस आप देखते होंगे घर में जो अचार होते हैं उसके ऊपर फंगस आ जाते हैं, वाइट वाइट हो जाता है, मतलब कोई चीज़ सड़ने लगती है तो फंगस आ जाता है उस पर। तो एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, इसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी हेल्प से एल्गी फूड का प्रोडक्शन करती है और फंजाई जो है वो फूड को वहाँ से एल्गी से लेता है और अपना फूड की नीड को कंप्लीट करता है। वहीं पे फंजाई क्या करता है, एल्गी को
सुरक्षा प्रोवाइड करता है। मतलब एल्गी ने फंजाई को फूड दिया और फंजाई ने एल्गी को सुरक्षा दी। दिस इज़ व्हाट सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक साथ होते हैं, और इसमें क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं। ओके, एग्जाम्पल लाइकेन मैंने बताया, एक फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है जिसमें एल्गी जो है उसको फूड प्रोवाइड करती है और फंगस उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। नाउ सेकेंड वन इज माइकोराइजा। Mycorrhiza is an association between a fungus and the roots of higher plants. Mycorrhiza क्या होता है, फंगस जो होते हैं, फंजाई जो होती है उसका, और बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स का। In this association, the hyphae of the fungus absorb phosphate and nitrate from the soil that is utilized by the plant. In return, the plant provides shelter and food to the fungus. क्या होता है, फंजाई जो होती है ये हमारा जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, इसमें नाइट्रोजन्स होते हैं, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, ये सब होता है। तो प्लांट्स को क्या होता है, डायरेक्टली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये सारा सॉइल से वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाता। वो क्या करता है, इन फंगस की मदद से रूट्स में, आपको पता है एब्जॉर्प्शन जो होता है प्लांट्स का वो रूट से होता है। मतलब जो प्लांट्स हैं वो रूट के थ्रू एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो वो डायरेक्टली नाइट्रोजन फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए वो लेते हैं हेल्प फंगस की। फंगस क्या करते हैं, सॉइल में ये डिफरेंट रिएक्शंस करते हैं जिससे वो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जो होता है उसका कंबाइंड फॉर्म फॉस्फेट और नाइट्रेट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर रूट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, रूट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और बदले में क्या देता है, फंगस को फूड देता है और शेल्टर देता है। ओके, मतलब माइकोराइजा में क्या होता है, बड़े बड़े प्लांट्स की जो रूट होती है और फंगस का एसोसिएशन होता है जिसमें फंगस इनको नाइट्रेट और फॉस्फेट इन सबके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। वहीं पे प्लांट्स बदले में फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं उन फंगस को। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ माइकोराइजा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमने पहला कंडीशन लाइकेन का देखा, देन माइकोराइजा का देखा, एंड थर्ड वन इज गोबी फिश एंड श्रिम्प। गोबी फिश एंड श्रिम्प, इनमें भी सिम्बायोसिस होता है। द श्रिम्प डाइजेस्ट द burrow, digs the burrow in the sand where both the organism live, and goby fish protect the shrimp from predators. क्या होता है, जो श्रिम्प होती है वो समुद्र में, नदियों में, नीचे मिट्टी में जो बालू होता है उसमें खोद करके वो वहाँ अंदर रहती है। ओके, तो क्या करती है श्रिम्प, क्या करती है, बुरो खोदती है और उसमें वो वहाँ पे रहती है, उसके साथ गोबी फिश भी वहाँ रहती है और वो बदले में वहाँ पे उसने बुरो खोदा और उसमें वो गई, गोबी फिश भी वहाँ गई, बदले में उसने, गोबी फिश ने उसका शेल्टर किया, उसको प्रोटेक्ट किया कि कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके। मतलब उसने उसको रहने का स्थान दिया और गोबी फिश ने उसको खतरे से बचाया। सो दीज आर द थ्री थिंग्स इन विच सिम्बायोसिस अकर्स। सिम्बायोसिस में किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई नुकसान नहीं होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को लाभ होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और वो एक साथ सिम्बायोटिकली रहते हैं। मतलब वो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट सिम्बायोसिस। We will discuss the parasitism and predation in the next video. Then after forest ecosystem, these things we will discuss in the next video. Okay, that's all for today, students. Your assignment work is write down the symbiotic association and
Give 3 examples. Those examples we have discussed right now, you have to write all these. Okay, that's all for today. Thank you.